जब मैं इम्पैक्ट की बात करता हूं तो उसमें इंक्लूजन को मैं बोलूंगा। तो इंक्लूजन की बात अगर मैं कहूंगा तो हम कहेंगे, आप कहते थे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटाते हटाते आपने मिडिलमैन पैदा कर दिए और मिडिलमैन के माध्यम से भ्रष्टाचार पैदा किया। आप ही ने कहा था 1 रुपया देते हैं 15 पैसा पहुंचता है, हमने तो नहीं कहा था, आपके ही प्रधानमंत्री ने कहा था। और गरीबों के नाम पर वोट बैंक लिया, बैंक भी नेशनलाइज कर दिया, लेकिन गरीबों को बैंक में जाने का मौका नहीं दिया। वो जनधन खाता खोला तो नरेंद्र मोदी जी ने खोला, वो भी हमको याद रखना। आपने वोट बैंक के रूप में उनको इस्तेमाल किया, न घर दिया, न पानी पीने की व्यवस्था की, न उनको चूल्हा में व्यवस्था की कि कोई ईंधन आ सके, और न ही शौचालय दिया। ये सारी व्यवस्थाएं, मानवता का इंक्लूजन अगर उनको किसी ने समावेश किया तो 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी और उनको डिग्निटी से रहने का सौभाग्य मिला। और डिग्निटी का मतलब डी फॉर डायरेक्ट, अब भैया मैं इंक्लूजन कर रहा हूं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि कम शब्दों में दूरगामी प्रभाव को समझाने के लिए आप जैसों के लिए आवश्यक होता है डिग्निटी। डी फॉर डायरेक्ट, आई फॉर इमीडिएट, जी फॉर जेन्युइन, एन फॉर नो मिडलमैन, आई फॉर इंक्लूसिव, टी फॉर ट्रांसपेरेंट एंड वाई फॉर योर्स। आपके लिए डिग्निटी के साथ उसको हमने पहुंचाने का प्रयास किया। और 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं और वो गरीबी की रेखा से निकल आए। हमने गरीबी हटाओ नहीं कहा, हमने कहा गरीब को एम्पावर करो और वो उनका सुदृढ़ीकरण करो। आपने हटाओ हटाओ हटाओ, कहां भेजना था उनको? लोग इनको ही हटा दिया, उन्होंने आपको ही हटा दिया। 4 करोड़ हमने पक्के घर बनाए और भी 3 करोड़ और बनाने वाले हैं। उसी तरीके से 12 करोड़ लोगों को, 12.5 करोड़ लोगों को वाटर कनेक्शंस, 10 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शंस, सोशल सिक्योरिटी जो सिर्फ 25 करोड़ पीपल को मिलती थी, आज 95 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया गया और 6.75 लाख करोड़ रुपए डीबीटी से, डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट से ट्रांसफर हुए हैं। यह है ट्रांसपेरेंसी जो हमको समझनी चाहिए। मेडिकल सिक्योरिटी के बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात कही गई तो उन्होंने कहा कुछ बड़ा सोचो। हम लोग आयुष्मान भारत को लेकर के, प्रधान पीएम जय जन आरोग्य योजना को लेकर के हम गए। आपको जानकर के खुशी होगी कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज देश बन चुका है, सबसे बड़ा हेल्थ। 62 करोड़ लोगों को, मोर देन 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को हम आज 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हेल्थ कवरेज देते हैं। और जहां गरीब आदमी हॉस्पिटल के नाम से घबराता था, आज आयुष्मान कार्ड को लेकर के सीधे जाता है और सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराता है और नया जीवन जीता है। आप सबने भी देखा होगा, मैं यहां पर इसकी बार बार चर्चा इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि पुराने दिन आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैं अंधेरे के दिन याद दिलाना चाहूंगा। आप भी, हम भी, सब प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ, मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ एप्लीकेशन लिखा करते थे, इनका बाईपास करा दो, इनको 1.5 लाख रुपए दिला दो, ये गरीब आदमी है, ये उधार में मर जाएगा, इसका कैंसर में इलाज करा दो, इसको 2 लाख रुपए दिला दो, इसको कीमोथेरेपी करा दो, ये नहीं गरीब आदमी, ये इसके जीवन समाप्त हो जाएगी। और बुजुर्ग गांव में क्या बोलता था, अरे मैंने तो अपना जीवन देख लिया है, अब छोड़ो, बच्चों की पढ़ाई करवाओ, मकान मत बेचो, घर मत बेचो, आप बच्चों को आगे बढ़ाओ, मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है, मैं ऐसे ही जी लूंगा। इस तरीके का जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के तहत आज बुजुर्ग भी
75 साल का आयुष्मान कार्ड लेकर के खड़ा रहता है और बोलता है मेरे बारे में मोदी जी ने चिंता कर ली है, तुम घर को आगे बढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज 11 करोड़ से ज्यादा लोगों का मुफ्त इलाज हो चुका है और लगभग 73 करोड़ आभा आईडी कार्ड्स भी बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पिछले 10 साल में जो 64.2% था वो घट करके 39.4% आ गया है। यानी पॉकेट से खर्च होने वाला एक्सपेंडिचर जो 62% था, 64% था, वो आज 39% पर आकर के खड़ा हुआ है। आज लैंसेट की रिपोर्ट बताती है कि कैंसर से आम आदमी का इलाज, कैंसर डिटेक्ट होने के 30 दिन के अंदर उसका इलाज शुरू हो जाता है और 90% लोगों का शुरू हो जाता है, ये लैंसेट की रिपोर्ट बताती है। तो यह मेडिकल सिक्योरिटी आम आदमी को देने का काम किया है। जहां तक प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स का सवाल है, 1.25 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हुआ। कोरोना के तुरंत बाद एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हुआ। उस समय आप कहते थे डोल्स बांट दो, डोल्स बांट दो, डोल्स बांट दो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा डोल्स नहीं बांटेंगे, हम इनको एम्पावर करेंगे और 1,25,000 करोड़ रुपए, 1,25,000 करोड़ रुपए उस समय खर्च किए गए इसको, इनको एम्पावर करने के लिए। डायरेक्ट ट्रांसफर्स में फार्मर्स को लगभग 4 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में दिया गया है। फूड प्रोसेसिंग कैपेसिटी हमारी अब 20 गुना बढ़ गई है। फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस लगभग 10,000 एक्टिवेट हो गए हैं और हम फिश में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गए हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मिल्क में आज ही हमारे राजेश रंजन जी ने, हमारे ललन सिंह जी ने, उन्होंने बताया कि मिल्क में हम नंबर 1 प्रोड्यूसर वर्ल्ड में हो गए हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं नारी शक्ति की बात करूं तो महिलाएं सिर्फ बेनिफिशियरी नहीं है, अब वो लीडर्स बन गई हैं। 10 करोड़ वुमेन अब सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। 2 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बन गए हैं और 3 करोड़ और बनेंगी, उसकी भी तैयारी चल रही है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। कनेक्टिविटी में हमारे पास इनलैंड वाटरवेज सिर्फ 5 थे, आज 100 हैं। उसी तरीके से वंदे भारत ट्रेन, मैं अश्विनी जी आपको बधाई देना चाहता हूं, आज 150 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं और ये मात्र 2 साल के अंदर, 2-3 साल के अंदर ये 150 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं। 1000 किलोमीटर्स के आसपास मेट्रो रेल्स बन चुकी हैं। वी आर द 3rd लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ मेट्रोज नाउ। ऑलमोस्ट नाउ 100% रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। उसी तरीके से अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो हाईवेज, अंडरवेज, एलिवेटेड रोड, इसकी श्रृंखला लग गई है। और इसके साथ साथ अगर पहाड़ों की ऊंचाई में हमको याद करना हो तो चेनाब ब्रिज को याद कीजिए, और अगर समुद्र की गहराई को जानना हो तो पंबन ब्रिज को याद कीजिए। नए नए कीर्तिमान हमारी सरकार ने स्थापित किए हैं। जहां तक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी का काम है, बात है, हम मेड इन इंडिया से मेड फॉर वर्ल्ड की तरफ बढ़े हैं। अभी पीयूष गोयल जी कह रहे थे कि हम मेड फॉर वर्ल्ड बनाने वाले हैं। स्मार्टफोन, आज 1 लाख करोड़ जो स्मार्टफोन है वो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, इंडिया से हो रहे हैं। उसी तरीके से मैं बार बार बोलता हूं, 10 years back we used to have phone made in China, made in Taiwan, made in Japan। आज हमारे पास जो भी स्मार्टफोन है उस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, वो मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन हमारा 6 टाइम्स बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हमने एक्सपोर्ट किए, लगभग 100 देशों को हमने एक्सपोर्ट किए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उसी तरीके से डिफेंस का प्रोडक्शन हमारा 1.45 लाख करोड़ प्रोडक्शन हुआ है और डिफेंस एक्सपोर्ट्स हमारा 23,000 करोड़ रुपए का बढ़ा है। तो इस तरीके से हमने एक कोशिश की कि हम विकास की ओर आगे बढ़े और उस लक्ष्य को राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में प्रतिलक्षित किया गया है। हम पूर्वोत्तर की बात भी करना चाहेंगे, नॉर्थ ईस्ट की बात भी करना चाहेंगे। वैसे भारत में सबसे पहले सूरज की किरणें नॉर्थ ईस्ट पर पड़ती हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो विकास की किरणों से हमेशा वंचित थे। अगर एक्ट ईस्ट पॉलिसी लागू की तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की और मुख्य धारा में लाए
और सूर्योदय सही मायने में होने लगा नॉर्थ ईस्ट का, तो वो अब होने लगा है, वो भी हमको समझना चाहिए। पहली बार बॉर्डर स्टेट मिजोरम, आइजॉल, दिल्ली आइजॉल ट्रेन की कनेक्टिविटी की गई है, ट्रेन से जोड़ा गया है। अश्विनी जी, आपको भी बधाई, और प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन जिसको आप लोगों ने जमीन पर उतारा है। आज वो आइजॉल में हमारे, और कौन सी ट्रेन चल रही है, राजधानी एक्सप्रेस, मिजोरम, आइजॉल। ये सपना नहीं है तो और क्या है, जो साकार होते देखा है। हमने देखा है नॉर्थ ईस्ट जाने के बारे में पूछो, कहां जाएंगे। आपको भी कर रहे सर। When you are talking, I will be looking at you only. Because he is talking, I am looking at that side. सभापति जी, मैं आई स्टैंड करेक्टेड, उन्होंने जो कहा है मैं उसको फॉलो भी करूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जब नॉर्थ ईस्ट की बात पूछते थे तो पूछते थे एयरपोर्ट कहां है, रेलवे स्टेशन तो है नहीं, कहां उतरेंगे, कहां जाएंगे। आज आप देखिए, चाहे ईटानगर हो, चाहे अगरतला हो, चाहे बाकी सब जगह हो, सभी जगह वेल कनेक्टेड आज नॉर्थ ईस्ट है। और 11 वर्षों में रेलवे के कनेक्टिविटी के लिए 80,000 करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्ट में खर्च हुए। 11 वर्षों में 7,200 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना है नॉर्थ ईस्ट में, सिर्फ ओनली नॉर्थ ईस्ट। असम में विश्व का इलेक्ट्रिकल उत्पादों का लाइफलाइन वो भी बन जाएगा, उसकी भी तैयारी हो रही है। अगर मैं स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करूं तो ईटानगर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट खोला गया है, और उसी तरीके से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गुवाहाटी खोला गया है, ताकि हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग वहां अपना इलाज और उपचार करा सकें। अभी मैं सिक्योरिटी की बातचीत करना चाहता हूं। सिक्योरिटी के बारे में एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है, और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसने हमेशा हमारे ऊपर बुरी नजर रखी और जिनके साथ पिछली सरकारों ने काफी रियायत बरती, उसको सही मायने में सही जवाब दिया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश ने। और अगर तुमने उरी किया तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, अगर तुमने पुलवामा किया तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ। और दोनों बार सुनिए, एक प्रधानमंत्री, कभी किसी प्रधानमंत्री ने यह वक्तव्य नहीं दिया। उरी के बाद उन्होंने कहा था कि तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और पुलवामा के बाद उन्होंने कहा था तुमने बहुत बड़ी गलती की है, आगे समय का इंतजार करो, और वो उत्तर दिया था। और पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर में नहीं सिर्फ बॉर्डर के पास बल्कि घुस के मारने का काम भारत सरकार ने किया, मोदी जी ने किया, और वो भी स्वदेशी हथियारों से, और उनको आतंकवादियों के कैंप को, बेस कैंप को नष्ट किया गया। और साथ में सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी वो भी किया गया। पहलगाम में अंजाम देने वाले आतंकवादियों को, उनको भी ऑपरेशन महादेव में उनको भी लिक्विडेट किया गया, उनको भी समाप्त किया गया, वो भी हम सबके सामने है। आज का भारत न्यू नॉर्मल के साथ खड़ा है, और न्यू नॉर्मल क्या है? न्यूक्लियर ब्लैकमेल करना बंद करो, कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं होगा। दूसरा, आतंकवादियों को प्रॉक्सी नहीं माना जाएगा, उसको सरकार का ही एक्ट माना जाएगा। तीसरा, सीमा पर आतंकवाद को उचित जवाब मिलेगा, और आतंकवादियों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, उस देश के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और इसके साथ साथ खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बहेगा। तो ये एक नई सोच को प्रतिलक्षित करता है राष्ट्रपति जी का अभिभाषण। अभी चर्चा हो रही थी, आज सुबेरे प्रश्न भी था, नीरज कुमार जी ने प्रश्न पूछा था माओवादियों के बारे में। उधर से कुछ हल्के फुल्के मिजाज में ये भी कहा गया, हम भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। मैं छत्तीसगढ़ का इंचार्ज रहा हूं पूरे 6 साल, मैंने देखा है आपके एफर्ट्स और हमारे एफर्ट्स में क्या अंतर होता है। उस एफर्ट्स को हमको समझना चाहिए।
आज माओवादियों का जो 126 जिलों में प्रभाव था, आज वो घट करके 3 जिलों तक सीमित हो गया है। इसको हमको समझना चाहिए। और लगभग 2000 से ज्यादा माओवादियों ने सरेंडर कर दिया है, और उसका मूल कारण है नो टॉक्स विद टेरर। नो टॉक्स विद टेरर, उनके साथ उसी तरीके से व्यवहार होगा जैसा व्यवहार उन्होंने आम जनता के साथ किया है। और इसी तरीके से आज हम माओवाद पर, और अभी हमारे राज्य मंत्री ने इस बारे में चर्चा करते हुए बताया भी है कि वो एक समय सीमा के तहत हम माओवाद को जड़ से समाप्त करेंगे। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमने अपने कल्चरल हेरिटेज को भी प्रिजर्व किया, और हम ये जो कॉलोनियल पीरियड था जिसको हम मैकॉले के नाम से जानते हैं, उस कॉलोनियल पीरियड से भी हम बाहर आने का एक बहुत ही साहसिक कदम प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठाया है। सबसे पहले तो हमने रिक्लेम, जो भारत की चोरी हुई हमारी एंटीक्स थी, उन सब को वापस विरासत के साथ वापस लाने का, अपने विरासत की चीज़ों को, वो हम लोगों ने उसका एक भरपूर प्रयास किया है, और उसमें हमें काफ़ी सफलता भी मिली है। उसी तरीके से जो हमारी परंपराएं हैं उनको फिर से हम पुनर्जीवित कर रहे हैं, और हम कॉलोनियल शेम में जीने के आदी नहीं हैं, हम नेशनल प्राइड के साथ जीने के आदी हैं। इस बात को भी हमने प्रतिबिंबित किया है। रिस्टोरेशन ऑफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर का निर्माण होना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्जागरण होना, महाकाल लोक को फिर से रेनोवेट करके उसको ठीक बनाना, ये सारी चीज़ें उस हमारी परंपराओं को जागृति लाने का एक प्रयास हुआ है। उसी तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 2020 में भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर जोर दिया गया है। संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं पर का परिचय बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में क्लासिकल लैंग्वेजेस को, बहुत सी भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो योग हमारी विधा थी, इस विधा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको किया है। आयुर्वेद का निर्यात बढ़ा है और उसको वैश्विक स्वीकृति मिल रही है। उसी तरीके से लगभग ज्ञान भारतम मिशन में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन हो रहा है। उसी तरीके से जागरण के लिए इन डिजिटलाइजेशन के साथ साथ इनका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक इसको पहुंचाया जा सके, इसका प्रयास हो रहा है। तो इस तरीके से मैं ये कहूँगा कि ये जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, यह अभिभाषण कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है, यह विकसित भारत का रोड मैप है जिसको उन्होंने इसमें प्रतिलक्षित किया है। 2014 में भारत संभावनाओं वाला देश था, 2026 में भारत प्रदर्शन वाला देश है, और 2047 में भारत सर्वोच्चता पर पहुंचा हुआ देश होगा। इस तरीके से हम कार्यरत हैं। माननीय सभापति जी, हम जब राष्ट्रपति अभिभाषण की चर्चा कर रहे हैं तो मैंने सारे बिंदु जो आपके सामने रखने थे वो मैंने रखे हैं, लेकिन एक बात ज़रूर आपके सामने मैं कहना चाहता हूं कि जब महामहिम राष्ट्रपति जी, उनको मैं धन्यवाद तो देता ही हूं, लेकिन जब महामहिम राष्ट्रपति जी अपने वक्तव्य के लिए उठी थी तो उस समय विपक्ष के लोगों ने वहां हंगामा किया था, नारे लगाए। ये भारत के प्रजातंत्र के और हमारे जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस हैं उसके विरुद्ध है, उन कन्वेंशंस के विरुद्ध है। पर सबसे बड़ी दुख की बात यह थी कि आप नारे तब लगा रहे थे जब राष्ट्रपति महोदया वंदे मातरम गीत के 150वीं जन्म जयंती का उल्लेख कर रहे थे, और आप नारे तब लगा रहे थे जब ऋषि पुरुष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में ये मैं स्पीच लाया हूं
ये स्पीच का पहला पैराग्राफ वो पढ़ रहे थे। नासिर अब सुन लो, नासिर अब सुन लो, नासिर सुन लो। दिस पीरियड फर्स्ट पैराग्राफ थर्ड लाइन, आप हल्ला कर रहे थे उस समय, आप हल्ला कर रहे थे। This period has brought many inspirations with it. At present, India is celebrating 150th year of Vande Mataram. The people of India are paying homage to Rishi Bankim Chandra Chattopadhyay. और दुख की बात तो ये है कि जब ये नारे लग रहे थे तो ये टीएमसी के भी जवान उसमें आपके साथ शामिल हो रहे थे, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। कहाँ गई आपकी बुद्धि? सर ये नासिर जब चुन के आए थे पाकिस्तान जिंदाबाद बोला गया अपने असेंबली में, तो इसलिए ये ध्यान में रखना चाहिए। देखिए मैंने पहले भी कहा, खड़गे साहब मैं जैन से कहूंगा कि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में, मैं जैन जी मैं आपसे कहूंगा कि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में एक नया चैप्टर जोड़िए। वो चैप्टर हो स्किल डेवलपमेंट फॉर ऑपोजिशन पार्टीज। ऑपोजिशन पार्टीज को कैसे ऑपोजिशन करना है ये सीखना हो तो हमसे सीखो, हमसे। मैं जयराम जी को मैंने गिनाया कि मैं 40 इयर्स ऑपोजिशन में रहा हूं, 40 इयर्स, मेरे से सीखो। ऑपोजिशन का सबसे पहला काम होता है कि ऑपोजिशन अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए। आप क्रेडिबिलिटी नहीं बना पा रहे हो 11 साल में, 11 साल में आप क्रेडिबिलिटी नहीं बना रहे हो। आप बोलते हो एसआईआर पर चर्चा करो, हम तैयार हो जाते हैं। आप कहते हो वंदे मातरम पर चर्चा करो, हम तैयार हो जाते हैं। आप जिस पर बोलते हो हम तैयार हो जाते हैं। आप बोलोगे इंडो अमेरिकन डील पर, हम तैयार हो गए, हम वक्तव्य लेकर के आ गए, फिर भी भागते। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि आप सब लोगों से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि मुफ्त का इसमें फीस नहीं होनी चाहिए। जैन जी, फीस नहीं होनी चाहिए। तो ये एक इनके लिए ऑपोजिशन को ये सलाह है। बात ये है कि इनकी पार्टी कुछ अबोध लोगों के बंधक बन गई है, तो हम क्या करें, तो उसका भी एक नतीजा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।